Hey everyone, my name is Shashank Mishra and I'm working as a data engineer at Amazon. For me, it's been almost 4 years in this IT industry and इन 4 सालों में मैं बोलूँगा कि काफ़ी कुछ सीख लिया है इन दिस डोमेन ऑफ बिग डेटा, क्योंकि जैसे मैंने अपना करियर स्टार्ट करा था 2017 में आफ्टर डूइंग माय मास्टर्स फ्रॉम NIT इलाहाबाद। आई स्टार्टेड एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन अ सर्विस बेस्ड फर्म एंड वहाँ पे इन चीज़ों का एक्सपोजर बहुत लेट मिला और कॉलेज में ऑब्वियसली वॉजेंट दैट मच अवेयर कि हाँ रिसेंट ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं IT इंडस्ट्री में, इन सब का पता हो, ऐसा कुछ हुआ नहीं। सो समहाउ आई गॉट टू नो अबाउट दिस बिग डेटा डोमेन एंड आई एक्चुअली स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग इट। एंड जब मुझे वो चीज़ इतनी फैसिनेटिंग, इतनी इंटरेस्टिंग लगी तो आई ऑप्टेड इट एज माई करियर प्रोफाइल एंड दैट्स व्हाई आई एम वर्किंग एज अ डेटा इंजीनियर. So prior to that, I have worked with companies like Paytm, McKinsey & Company, and now finally working at Amazon. So पिछले 4 साल हैं, इसमें काफ़ी कुछ सीख लिया है, चाहे वो बात हो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस की, चाहे वो बात हो ओपन सोर्स टेक स्टैक यूज़ करने की, चाहे वो बात हो क्लाउड रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ और टेक स्टैक को जानने के बारे में. सो बेस्ड ऑन दोज लर्निंग्स इसी चैनल पे इसी ही मोटिव के साथ आया हूँ, सो दैट आई कैन टॉक अबाउट दीज थिंग्स. आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू पुट सम लाइक लाइट ऑन इट, लाइक बहुत ही बेसिक लेवल से कि यार किसी चीज़ के बारे में जान सको आप लोग कि ये होती क्या है, राइट. सो जो आज का टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही ज़्यादा क्रूशल है. जब आप IT इंडस्ट्री में आप किसी भी चीज़ पे, किसी भी सॉल्यूशन पे काम कर रहे हो, यू विल हेयर दिस टर्म क्लाउड, राइट, and different cloud providers like AWS, Azure, GCP. So these terms will come again and again in front of you. So in a very simple language, I will try to explain about the AWS and why someone can choose the AWS part. What are the different services available in the AWS? Like just giving you the overview and with some practical examples, right? So ये आज का एजेंडा है and after this video I can guarantee and I can assure you guys, if someone will ask you that, hey, do you know about the AWS, what are the different services, can you explain about these important services, you will be able to explain it to that person, right? So before deeping dive into the main topics or the main agenda, I would just ask you to like this video and just subscribe the channel as well, because we will keep on bringing such amazing content here. And if you have any question, if you have any query, feel free to put it in the comment section. We will definitely answer your questions as well. Okay guys, so here we are with our main topic, that is Amazon Web Services, AWS. But do you really think if I am jumping directly on the AWS without explaining the cloud part? Obviously that's not a good idea. So first what I'll do, I'll just explain you about the cloud, कि क्लाउड होता क्या है, एंड हम जब कंपैरिजन करते हैं कि ऑन प्रीमाइसेस एंड क्लाउड, तो ये जो वर्ड्स मैं बात कर रहा हूँ अभी पहले उनके बारे में बात कर लेते हैं. सो व्हाट इज क्लाउड? The cloud refers to servers that are accessed over the internet and the software and databases that runs on those servers. So आज के टाइम में क्लाउड को अगर एक तरीके से समझें, एक प्रैक्टिकल और बहुत ही लेम वर्ड्स में समझने की कोशिश करें कि कोई एक ऐसी चीज़ जो एक तरीके से आपको पता नहीं है, लाइक यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, बट इट इज़ लोकेटेड एट समवेयर एंड यू आर जस्ट रनिंग योर थिंग्स लाइक अक्रॉस द इंटरनेट. सो आज के टाइम में जो इंटरनेट का टाइम है, सब कुछ आप बहुत ही ईजिली एक्सेस कर सकते हो ओवर द इंटरनेट. आपके पास एप्लीकेशंस हैं, चाहे वो एंड्रॉयड एप्लीकेशंस हों, iOS एप्लीकेशंस हों, वेब एप्लीकेशंस हों. सो वहाँ पे हो क्या रहा होता है, आप कुछ URL हिट करते हो, आपके पास कहीं से कोई रिस्पॉन्स आता है, आप कहीं से कुछ ना कुछ चीज़ एक्सेस कर रहे होते हो. सो इफ़ बहुत सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो जो क्लाउड है दैट इज़ लाइक योर कंप्यूट मशीन्स, योर स्टोरेज थिंग्स, वॉट एवर यू हैव, दैट इज़ जस्ट लाइक ओवर द इंटरनेट. जो कुछ जहाँ पे है वो बैक एंड में कहीं तो स्टोर हो रहा है, ठीक है. आपको फिजिकली उसको मेंटेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है. यू डोंट नीड टू नो एनीथिंग अबाउट इट, बट इट इज़ गेटिंग स्टोर्ड समवेयर, इट इज़ गेटिंग कंप्यूटेड समवेयर एल्स, राइट. सो बहुत ही सिंपल वर्ड्स में इस तरीके से आप क्लाउड को समझ सकते हो. एंड बाय यूजिंग क्लाउड कंप्यूटिंग, यूजर्स, companies don't have to manage physical servers themselves or run computer applications on their own machines, right? So बहुत ही सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे कि जब आप क्लाउड के बारे में बात कर रहे हो तो आपके पास कोई भी आप बिजनेस रन कर रहे हो, आपने कोई प्रोडक्ट बनाया हुआ है, तो आपके पास दो ऑप्शंस होंगे.
या तो आप उसके लिए जितनी भी चीज़ें हैं वो खुद से ही सेटअप करोगे। जैसे आपको कुछ एक बनाना है, आपको कोई एक सॉफ्टवेयर बनाना है, एक आपको वेब एप्लीकेशन बनानी है, तो ऑब्वियसली आपको एक मशीन चाहिए, एक लैपटॉप, एक कंप्यूटर, कुछ तो चाहिए जहाँ पे आप कोड कर सको, जहाँ पे आप कुछ डिप्लॉय कर सको, जहाँ पे आपकी एप्लीकेशन रन कर रही होगी। यू नीड समथिंग लाइक दैट। बट in the case of cloud, you are not someone who is going to maintain these things. So instead of you, there will be someone. So यहाँ पे हम बात करें तो वो cloud providers होंगे. They are just providing you those infrastructure related things as a service, right? है सब कुछ उस तरीके से फिजिकली ही उनके पास भी अवेलेबल है, बट उन्होंने उसको इस तरीके से डिज़ाइन कर रखा है कि वो स्केलेबल होती हैं चीज़ें, अक्रॉस द इंटरनेट एक्सेसिबल होती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्लाउड के साथ होती हैं कि आपको मेंटेन उसको कुछ भी नहीं करना, फिजिकल जितना भी काम है वो सब कुछ स्किप हो जाता है। यू जस्ट नीड टू पे what you are using. The cloud enables users to access the same files and applications from almost any device because the computing and storage takes place on servers in a data center instead of locally on the user device. So जो इस पॉइंट का एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि आपने कुछ डेटा है आपके पास कुछ फाइल्स हैं, कुछ वीडियोस हैं लेट्स से, ठीक है, और वो आपने कहीं पे स्टोर कर रखे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप अपने लैपटॉप पे ही डाल रखा है, समहाउ आपके लैपटॉप की हार्ड डिस्क क्रैश होगी, आप वो सारी चीज़ें खो दोगे, राइट। सो दैट हैपन्स इफ समथिंग गेट्स फेल, यू आर लूजिंग योर थिंग्स, बट दिस थिंग्स डजंट हैपन ऑन द क्लाउड साइड। एंड आज के टाइम में बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल में, वर्ड्स में अगर हम बोलें इस चीज़ को, लेट्स से यू हैव योर मोबाइल फोन and what happens, let's say it just got broken. So obviously, like whatever you had in your mobile, let's say your photographs, videos, and whatever was stored in the locally, you will lose those things. But let's say talk about the WhatsApp, talking about the Instagram. As soon as you buy a new phone and you just create account there, you are able to get that data, your previous chats, right, your like messages, your pictures or videos, whatever you uploaded there or whatever you send to other people, right, you are able to take that backup. And how that thing is happening, because these things are running over the cloud. Those things, whatever just getting transferred from one device to another device across the internet, they were getting stored on the cloud storage, cloud servers. So whatever computation, whatever storage is happening, that is on the cloud side. तो यही होता है cloud के साथ में. Now we will see what is the difference between the on premises and cloud, right? तो on premises के बारे में अगर मैं बहुत ही नॉर्मल वर्ड्स में बताना चाहूँ तो ऑन प्रीमाइसेस कोई ऐसी चीज़ जिसकी ओनरशिप पूरी आपकी होती है, राइट। चाहे आप मेंटेन कर रहे हो उन चीज़ों को, ठीक है, या जो भी आप कह लो कि उसके मेंटेनेंस से, डिप्लॉयमेंट से लेने से, स्केलेबिलिटी, परचेज, बाय, सिक्योरिटी, जो कुछ भी है वो सारी चीज़ें आप मैनेज कर रहे हो। अगर ऐसी चीज़ है दैट मीन्स कि वो ऑन प्रीमाइसेस है, यू ओन इट। बट इन द केस ऑफ क्लाउड, there is a cloud provider who is owning the things, but you are just using it as a service and you are paying for it. So अब हम थोड़ा देखते हैं कि अगर हमारे पास ऑन प्रीमाइसेस चीज़ें थी, क्योंकि अगर लेट से मुझे कोई चीज़ डेवलप करनी है, कोई चीज़ मुझे बनानी है, तो ऑब्वियसली मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं 4-6 सर्वर्स लेके आ सकता हूँ, खरीद सकता हूँ और उन पे मैं अपनी चीज़ों को बिल्ड कर सकता हूँ। लेट से आई हैव अ क्लस्टर ऑफ नोड्स और क्लस्टर ऑफ सर्वर्स, and whatever application I'm building, I can just deploy it there and it can be accessible by anyone. But there are multiple factors, right, between the on-premises and the cloud, and we will talk about those important differences which actually help cloud to become that kind of popular thing, right, in the market. So that is the whole point about the difference between on-premises and cloud. So first thing is scalability. This is the very, very important point when you talk about the kind of products or kind of application where lots of requests are coming in a fraction of seconds. For an example, any e-commerce platform, right? Even like a ticket booking kind of system, IRCTC. So there, even in a like fraction of seconds, there will be n number of users who are making their transactions, logging or doing something. So nowadays scalability plays a very, very important role because you need to handle that massive amount of requests, massive amount of transactions. For the scalability part, it should be like as soon as
your system feels that load is quite high, or at a specific time it feels the number of requests, they are very large, and it cannot be handled with some specific number of servers. So there should be kind of auto scaling thing that it is just like scaling itself, right? So, but in case of on premises, what will happen, since you had that requirement earlier that now you are going to start your business, and it's just for like 4 or 5 months for you, you were not that sure that you will be able to handle that amount of customer, or you will be able to get that number of customers, but somehow you just boomed, your business just boomed, and you started getting like n number of customers there. So in that case, what will happen, your system will get crashed definitely. Those specific number of servers which you actually bought and you just deployed your things, you whatever you created there, so that kind of on premises cluster, or that kind of on premises system won't be able to handle that kind of a scale. So in terms of scalability, cloud is just awesome, right? You don't need to worry about it at all. Just select the like important services what you want, and you have the options of auto scaling, and like you will be safe at any particular point of time. Your system is not going to crash. Second is the security. So on premises, like traditional on premises seems more secure as it is in house. Obviously if you have something and you have the complete ownership, तो वो पूरा secure होगा ही होगा, आपने कोई चीज़ अपने पास रखी हुई है. But if you talk about the cloud part, right, so obviously there is you, जो कि आप एक let's say एक organization हो, and I am a cloud provider. So in between whatever is getting used, whatever we have, definitely वहाँ पे एक थर्ड पार्टी ओनरशिप का कंसर्न हमेशा ही होगा कि जो क्लाउड प्रोवाइडर है, ऑल दो दे हैव ऑल द सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेड, वी हैव अ एग्रीमेंट अबाउट द डेटा एंड वॉट एवर इट इज़, बट स्टिल आपको एक बैक ऑफ द हेड ये चीज़ रहेगी कि हाँ उनको तो पता ही है, उनके अगर सिस्टम जो अगर वो मुझे सर्विस दे रहे हैं, उनकी ही चीज़ों पे मैं चीज़ों को डिप्लॉय कर रहा हूँ या कोई डेटा ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो उनको तो पता ही है, राइट? बट द ऑर्गेनाइजेशन एंड the company, they have a proper agreement in between, and like things work legally here, right? And if we talk about the on premises side, and again like one more additional point, when you like create your things on the cloud, they have a very very awesome like security mechanism there you can implement, and whether it is talking about the डेटा इंक्रिप्शन और जो भी ट्रांसमिशन ओवर द इंटरनेट हो रहा है वो बहुत ही सिक्योर होता है, कनेक्शन, कनेक्टिविटी, ऑथेंटिकेशन, सो एवरीथिंग इज विल बी प्योरली सिक्योर्ड, एंड इवन you will get those kind of notifications like best practices which you should implement, best suggestion from the provider itself that you have built this solution and you need to implement this kind of security. So that kind of security mechanism will be there so that you can secure your system as much as, right? And if I talk about the on premises, so security is important thing. You will feel secure because it is in house, you have the ownership, but there can be a number of attacks which can be done on your like machines whatever you are using, so that can be hacked for sure. So in order to secure it, you need to take different measurement, you need to implement some important and necessary security implementations, right? Sometimes obviously you need a dedicated team, cyber security team for your organization to manage and maintain those things, and obviously it will be extra cost for the company and extra maintenance part. And third is the cost, which is like actually a very very big factor. That's why most of the companies are moving from the on premises thing to the cloud, right? The cost. So in the on premises part, when you purchase something, obviously those machines are costly, you need to like pay for the memory, for the CPUs, RAM, and whatever you are buying, right? So you need to pay for everything, like in terms of the managing the team, hiring the admins, and hiring the DevOps team who will take care of all these things, security team, and there are a lot of costing factors involved if you talk about the on premises part. But when we talk about the cloud, so it is definitely very very smooth and very very effective in terms of the cost.
So the fundamental thumb rule they used to follow is you just need to pay what you are using. Apart from that, you don't need to worry about anything that extra cost will be there for the maintenance, blah blah, etc. No, nothing like that. Whatever you are using, just pay for that, and that's why it is very very cost effective. Now we will talk about the AWS, because there was enough talk about the cloud, difference between on-premises and the cloud part, why cloud is actually booming nowadays. So Amazon Web Services is the world's leading cloud computing service provider. So as I already talked about, whenever there will be a new thing coming into the market, or there will be a new innovation, definitely there will be you can say competitors who will be coming up with the solutions. So when there was a need of this cloud part, right, shifting things from the on-premises to cloud kind of architecture, there were other competitors including the Microsoft, including the Google, including the Alibaba, right? So these are the cloud service providers, right? So these different companies has created their own cloud solutions, and they are providing those things as a service. So Amazon also created their one cloud architecture part, or the cloud kind of services, named as AWS, Amazon Web Services. And nowadays, definitely based on the market cap, it has like grown a lot, the kind of revenue they are generating. Amazon, actually the most of the part of Amazon's revenue that is related to AWS, because they are providing it as a service, and like n number of companies are using it and paying the bills in the like figures of millions, right? So you can understand the kind of revenue Amazon is generating via the AWS part. So back in 2004, Amazon launched Simple Queue service, like SQS, as the first building block that would become AWS. So that was the very first service they launched. And SQS, I will talk about this service, like what it is actually in the later part. But here, just for the highlight, this was the first service which Amazon created, and it just gave a birth to the AWS side. And after that, like 2 years later, they released another amazing services like the storage. This is very very awesome. And their seminal cloud service storage solution and cloud compute service as well, which is named as EC2. So these were the things like which were actually needed at that particular point of time. The computation part, obviously for the compute thing, you need the machines, you need different configurations machine. So that was the necessary service they brought in. And after that, the storage part as well. So these were the things which they launched into the 2006. And after that, I don't think so कि उन्होंने पीछे मुड़ के कभी भी देखा. And like in 2021 अभी तक जो भी उन्होंने improvements and innovations करे हैं in the field of cloud, दैट इज़ कमेंडेबल. बहुत सारी सर्विसेज लाइक हर एक डोमेन से रिलेटेड. इट इज़ नॉट लाइक कि किसी एक स्पेसिफिक डोमेन से रिलेटेड उन्होंने सर्विसेज बनाई हैं. इफ़ यू टॉक अबाउट दी वेब एप्स, उनके पास सर्विसेज हैं. इफ़ यू टॉक अबाउट दी IoT, दे हैव सर्विसेज. इफ़ यू टॉक अबाउट दी डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग, they have services. We talk about the networking access, everything. They have a service for each and everything which you can use to build your own things. And that's how like Amazon has grown so far. Now we will talk about the, you can see here this picture actually explain the part, the kind of high level services they are providing, like servers, networking part, storage, even computing, mobile, email, security, mobile development related. So all the services they have, and they have created these things, and this is really really amazing. Like I have worked like really really closely with AWS. I have used these kind of services. So I can actually feel, if you haven't used it, प्रॉब्ली अभी आपको उतना समझ नहीं आ रहा होगा कि यार क्लाउड का एक्चुअली फ़ायदा क्या है. बट जब आप एक्चुअली एक सोल्यूशन बिल्ड करोगे क्लाउड पे, क्लाउड नेटिव सोल्यूशन बनाने के लिए, देन यू विल एक्चुअली गेट दैट फील कि हाँ यार कितनी ही अमेजिंग चीज़ बनाई है इन कंपनीज इन दी टर्म ऑफ क्लाउड आर्किटेक्चर और इन दी जस्ट वर्ल्ड ऑफ क्लाउड. सो नेक्स्ट वुड बी वाई टू चूज़ AWS. अगर हमारे पास डिफरेंट बहुत सारे क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं, तो हम एक कैसे बेंचमार्किंग सेट करते हैं दैट ओके वी शुड गो फॉर द AWS.
So obviously there will be n number of factors involved, whether it is talking about the cost, security, maintenance, upgrade, and multiple n number of factors. But I will just talk about based on their like very important things they are following, or the important things they are giving to the market. So AWS is best known and most widely used cloud service platform on the market, which is actually true. You can just do some research and knowing about the kind of companies which are using the AWS as a cloud provider, and even the kind of bills or the kind of revenue AWS is generating. So based on that market cap, these are just stats which we actually came with. So a core AWS principle is security is job zero, and true to that, they provide all the tools you need to manage your estate no matter how big you scale. So here the main thing which we were actually talking in the previous point, like the comparison with on-premises versus cloud. So the important points was like scalability and the cost part and the security part. So Amazon itself like is providing those things on a very very big scale. So आपके लिए कभी भी ये चीज़ मैटर नहीं करेगी, आपको इवन इसके लिए कभी भी कोई कंसर्न नहीं होगा कि अगर मैंने कोई सॉल्यूशन या कोई सर्विस एक परचेज करी हुई है AWS साइट से, कोई अपना सॉल्यूशन बनाया है, तो कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं आएगा कि मेरा सॉल्यूशन वहाँ पे फेल हो जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ द अनअवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज. सो दे टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स. इवन यू कैन सी इन दिस पॉइंट लाइक दिस कपल्ड विद कॉस्ट मैनेजमेंट सोल्यूशन. लाइक ऐसा नहीं है कि हाँ हम एक क्लाउड प्रोवाइडर हैं और हमने आपको एक बस सर्विस अपनी दे दी, उसके बाद हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी. सो बीइंग अ प्रोवाइडर दे ऑल्सो ट्राई टू गिव यू द बेस्ट एक्सपीरियंस. एंड आपको वो एक्सपीरियंस अच्छे कब मिलते हैं, जब आपको एक रेलिवेंट कॉस्ट ली जा रही हो आपसे. आप जो भी प्रोसेस कर रहे हो, जो कुछ भी चीज़ें वहाँ पे डिप्लॉय और बिल्ड कर रहे हो, उसकी एक रेलिवेंट कॉस्ट हो. तो यहाँ पे जो AWS है वो इस तरीके से अच्छा एक कस्टमर एक्सपीरियंस बिल्ड करता है. लाइक दे यूज टू प्रोवाइड दी कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन सॉल्यूशंस एज वेल टू दी ऑर्गेनाइजेशन, कि आप कैसे और कॉस्ट को ऑप्टिमाइज कर सकते हो. and offerings which help provide recommendations to secure and optimize your infrastructure. That was why I was talking about कि जब बात सिक्योरिटी की होती है तो वहाँ पर भी ये लोग बहुत अच्छे अच्छे रिकमेंडेशंस देते हैं इन टर्म्स ऑफ मेकिंग योर इंफ्रास्ट्रक्चर, मेकिंग योर एप्लीकेशन सिक्योर, सो दैट आपकी एप्लीकेशन को, आपके सिस्टम को किसी भी तरीके का हार्म ना हो पाए कभी भी, एंड अलाउ यू टू डिलीवर फास्टर, सेफर एंड चीपर देन इज़ पॉसिबल विद योर ऑन प्रीमाइसेस इंफ्रास्ट्रक्चर. एंड डेफिनेटली ये सारी चीज़ें एक ऑन प्रीमाइसेस सिस्टम के साथ में अचीव करना पॉसिबल नहीं है. चेक, क्योंकि अगर स्केलेबिलिटी की बात आती है तो आपको वेट करना पड़ेगा कि हाँ नए मशीन्स हम लेके आएंगे, वो सिस्टम में लगाएंगे, हमको इतने दिन का डाउन टाइम चाहिए और उसके बाद हमारी सर्विसेज अप हो पाएंगी. सो ऑन प्रीमाइसेस वाली चीज़ों के साथ में ये सब चीज़ें मैनेज कर पाना लाइक इन कंपैरिजन इज क्लाउड नॉट दैट ईजी. इसीलिए आज के टाइम में AWS बहुत ज़्यादा पॉपुलर है. बेस्ड ऑन दी स्टैट्स, बेस्ड ऑन दी रिसर्च, the kind of services they have created, the kind of best user experience they are giving and the best cost they are taking. So ये सारे important factors हैं जिसकी वजह से AWS काफ़ी ज़्यादा popular है. Okay guys, so far if you are liking this content and whatever I have talked about the AWS part, if you are enjoying it, then make sure to like this video because that is needed, that is work as a motivation for me. And if you are new to the channel, then make sure to subscribe and press the notification icon as well. Now just we will look at this important point, like what are the big companies who are using AWS as their cloud provider. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाइक नेटफ्लिक्स, ट्विच, लिंक्डइन, फेसबुक, BBC, ट्विटर, इनके जो मंथली बिल्स हैं ये सिर्फ एक सर्विस के लिए हैं, EC2, जो कि उनकी कंप्यूट सर्विस का यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, मंथली उसके लिए इतना बिल पे करते हैं. एंड इतना बिल क्यों बन रहा है? क्योंकि यार इनका स्केल इतना बड़ा है जहाँ पे मिलियंस में कस्टमर्स हैं और हर सेकंड इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो रही हैं, और उस लोड को हैंडल करने के लिए, उन चीज़ों को कंप्यूट करने के लिए डेफिनेटली यू नीड दोज काइंड ऑफ कमोडिटी हार्डवेयर्स लाइक द कंप्यूट मशीन्स. एंड आफ्टर दैट लाइक वो और भी सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं. सो दैट्स हाउ यू कैन सी कि किस तरीके से AWS हैज़ ग्रोन सो फार. So now we will start talking about the important services which are available in the AWS side. So I have just categorized these services, and within like those categories there are couple of important services. जब आप
बहुत डीप टाइप करोगे AWS में, सेल्फ एक्सप्लोरेशन भी करोगे, सो हर एक कैटेगरी में आपको बहुत इंपॉर्टेंट भी सर्विसेज मिलेंगी एंड कुछ ऐसे सर्विसेज भी मिलेंगी जो शायद आपके यूज़ के लिए ना हो। तो इस वीडियो में जो हमारा मेन टॉपिक है, बेस्ड ऑन बेस्ट प्रैक्टिसेस और कह लो कि एक जेनेरिक एक प्रोडक्ट बनाने में या जेनेरिक आर्किटेक्चर बनाने में, जेनेरिक एप्लीकेशन बनाने में जो इंपॉर्टेंट सर्विसेज यूज़ हो सकती हैं उनके बारे में ही हम बात करेंगे यहाँ पे। सो पहली है लाइक अगेन AWS कंप्यूट सर्विस विच इज़ EC2. So EC2 is a cloud platform provided by Amazon that offers secure and resizable compute capacity. Its purpose is to enable easy access and usability to developers for web-scale cloud computing while allowing for total controls of your compute resources. So अगर बहुत ही सिंपल वर्ड्स में इसको समझाने की कोशिश करूँ तो कि आप आज एक वेब एप्लीकेशन बनाना चाहते हो, ठीक है, तो डेफिनेटली आप उसको कहीं ना कहीं पे होस्ट करोगे, उसमें बैकएंड में जितनी भी प्रोसेसिंग हो रही होगी, तो वो प्रोसेसिंग होने के लिए उसको एक कंप्यूट पावर चाहिए, दैट मीन्स कुछ रैम चाहिए, कुछ CPU चाहिए, ठीक है। तो एक केवल मशीन की बात होगी, ठीक है। जब हम यहाँ पर बात करते हैं कि बहुत बड़े स्केल की मशीन चाहिए हो सकती है जहाँ पे कि हमें हेवी कंप्यूटेशन वगैरह करनी होती है, ठीक है, तो आपके पास वो फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए कि यार हाँ, हम फटाफट से अपनी जो एक कॉन्फ़िगरेशन है मशीन की वो चेंज करके तुरंत किसी दूसरे एक बड़े स्केल की मशीन में उसको कन्वर्ट कर लें। अगर प्रैक्टिकली ये चीज़ हम ऑन प्रीमाइसेस की बात करें, अगर आप एक ऐसी सर्वर और एक ऐसी मशीन लेके आए हो जिसमें लेट से 1 TB की हार्ड डिस्क है आपकी और कुछ लेट से 16 GB समथिंग रैम है, ठीक है, और कोई एक तरीके का प्रोसेसर लगा हुआ है उसमें, बट अब आपको तुरंत है कि यार अब जो मैं सोल्यूशन बना रहा हूँ, अब जब इस पर कंप्यूट होगा, इतनी मेमोरी, इतनी रैम, ये सब तो सफिशिएंट नहीं है, अब क्या करना पड़ेगा, अभी जाना पड़ेगा मुझे मार्केट, अब दूसरी मशीन लेके आएंगे क्या? ऐसा नहीं होता है। तो जब कंप्यूट कैपेसिटी की बात में होती है तो क्लाउड प्लेज एन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल देयर। सो जस्ट ट्रीट इट लाइक अ कॉमोडिटी हार्डवेयर जो कि डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस के प्रोवाइड कर सकता है AWS आपको एट एनी स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। आपको वहाँ पे ये नहीं है कि अगर मैं किसी एक कॉन्फ़िगरेशन से दूसरे कॉन्फ़िगरेशन पे मूव कर रहा हूँ तो बहुत ही ज़्यादा ब्लंडर हो जाएगा, सर्विसेज सब स्टॉप हो जाएंगी, क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। ईजी होता है, बहुत सिक्योर्ड होता है जो भी आप कंप्यूटेशन यहाँ पे कर रहे हो, रीसाइजेबल बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, एंड इन टर्म्स ऑफ द स्केलेबिलिटी डेफिनेटली आपको लेट से आपने कोई बड़ा क्लस्टर बनाया, आप स्केलेबल सोल्यूशन बना रहे थे, आपने वहाँ पे केवल 100 लेट से कॉमोडिटी हार्डवेयर्स और 100 EC2 इंस्टेंसेस यूज़ करें, आप फटाक से क्या कर सकते हो और EC2 इंस्टेंसेस को परचेज कर सकते हो, वहीं पे ही लाइक आप ऐड कर सकते हो। आपका बस जो कंप्यूटेशन हो रही है आपको उसी के लिए ही बिल पे करना है, जितनी देर के लिए आपका जो सर्वर था वो एग्जीक्यूशन मोड में था आपको उसी के लिए पे करना है। बट जब ऑन प्रीमाइसेस की बात होती है तो हमने एक ही बार में सारे पैसे दे दिए, ठीक है, और उसके बाद फिर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है उस पर, क्योंकि हम कभी भी उसको स्केल नहीं कर सकते जब भी हमको फ्रीक्वेंटली और बहुत इंस्टेंटली उसकी नीड है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट दी EC2 सर्विस। नाउ डेटाबेस रिलेटेड सर्विसेज, अब हम इसके बारे में बात करेंगे। सो MySQL के बारे में सबको पता है कि MySQL क्या होता है, डेटाबेस होता है जिसमें कि हम टेबल्स को स्टोर करते हैं, डेटा को एक्सेस करते हैं। सो इट इज़ काइंड ऑफ ट्रांजेक्शनल डेटाबेस, राइट। सो ये तो बात होगी ओपन सोर्स साइड की, ठीक है, कि अगर आपको MySQL यूज़ करना है तो आप क्या करोगे, आपने जो भी आपका सिस्टम बनाया हुआ है, ठीक है, उसमें आप MySQL को इंस्टॉल करोगे एंड फिर टेबल्स वगैरह क्रिएट करना एंड जो भी पर्पस है आप उसको सर्व करोगे, वहाँ पे आप यूज़ करोगे MySQL को। So this is the one part talking about the open source side or using about the open source side or kind of database services. But when we talk about the scalability, then it is very hard to achieve. Like जब आप ये इस तरीके की open source चीज़ें यूज़ कर रहे हो, ठीक है, आप एक बड़े स्केल पे करनी है, so like वो database services को ही स्केल कर पाना एक बड़े लेवल पे हार्ड होता है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड है वो। सो सेम चीज़ एक अच्छा कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए फॉर डेवलपर्स, जब भी हम एक कोई एप्लीकेशन वगैरह बिल्ड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वी नीड दी डेटाबेसेस। सो अमेजोन क्या करता है कि वो ये सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, लाइक डेटाबेस एज अ सर्विस, ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट होती हैं। सो RDS एक ऐसी सर्विस है, जस्ट लाइक ट्रीट इट लाइक अ रेप्लिका ऑफ MySQL, ठीक है,
कि जो ट्रांजैक्शनल डेटाबेस हम एज अ ओपन सोर्स यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल माई सीक्वल, पोस्टग्रेस, सीक्वल सर्वर, ओरेकल डेटाबेस, इस तरीके की चीज़ें यूज़ करते हैं। सो वो ही सर्विस हमको प्रोवाइड कर रहा है RDS, लाइक Amazon रिलेशनल डेटाबेस सर्विस, ठीक है। सो RDS इज़ अवेलेबल ऑन वेरियस डेटाबेस इंस्टेंसेस। कि जब आप डेटाबेसेस की बात करते हो तो वहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास यार पोस्टग्रेस भी है, माई सीक्वल भी है, एंड हमारे पास सीक्वल सर्वर भी है। सो ये क्या है, डेटाबेस इंजन्स हैं। सो Amazon जो है वो जो ये RDS सर्विस है, यू कैन कॉन्फ़िगर इट बेस्ड ऑन एनी लाइक डेटाबेस इंजन। सो चाहे आपको अगर लाइक पोस्टग्रेस यूज़ करना है, आप वो वाला इंजन सेलेक्ट कर सकते हो और आपका जो डेटाबेस है उसके अकॉर्डिंग क्रिएट हो जाएगा, एंड आप उसके बाद जैसे नॉर्मल माईसीक्वल वगैरह यूज़ करते थे वैसे ही आप इसको यूज़ कर सकते हो। एंड बाय लेवरेजिंग द AWS डेटाबेस माइग्रेशन सर्विस यू कैन ईजिली माइग्रेट और रिप्रोड्यूस योर एग्जिस्टिंग डेटाबेस टू Amazon RDS। तो अगर आपके पास कोई एक डेटाबेस था तो ऑब्वियसली आपको माइग्रेट करना है। लेट्स से अगर माईसीक्वल पे वहाँ सब कुछ आपका स्टोर था एंड आपको क्लाउड पे मूव करना है, सो वो ट्रांसमिशन और वो जो माइग्रेशन होता है वो भी बहुत इजी और स्मूथ होता है कि आप डेटा वहाँ से ला के अपने क्लाउड जो इंस्टेंस है डेटाबेस का वहाँ पे स्टोर कर सकते हो। नाउ AWS रेडशिफ्ट। सो जो रेडशिफ्ट है ये भी एक तरीके से आप कह सकते हो कि काइंड ऑफ डेटाबेस सर्विस है, जो कि आपके सेमी स्ट्रक्चर डेटा हो गया एंड जो स्ट्रक्चर डेटा हो गया लाइक टेबुलर फॉर्म, रो एंड कॉलम्स के फॉर्म में, उसको हैंडल करता है। बट जो मेन पर्पस है इसका वो यूज़ होता है एनालिटिकल क्वेरीज के लिए। जब हम बात करते हैं बिग डेटा एंड कि आपको बहुत ही हैवी, जहाँ पे आपके पास टेराबाइट्स में डेटा होता है, एक एक टेबल आपकी टेराबाइट्स का डेटा स्टोर कर रही होती है। सो ऑब्वियसली ऐसे डेटा सेट्स पे हम करते हैं क्या, हमेशा एनालिटिकल क्वेरीज रन करते हैं, ठीक है। तो जो RDS या ट्रांजैक्शनल काइंड के डेटा बेसेस होते हैं, जो हमने बात करी AWS RDS या हम माईसीक्वल की बात कर रहे हैं, वो ट्रांजैक्शनल डेटा बेसेस हैं। ये ऐसे सिस्टम्स में यूज़ होते हैं जहाँ पे कि एसिड प्रॉपर्टीज़ फॉलो होनी चाहिए, ठीक है। कि हाँ, ट्रांजैक्शंस बहुत ही क्रूशल हैं, हम इन द मिडिल स्टक नहीं हो सकते, ट्रांजैक्शन पूरा कंप्लीट होना चाहिए या रोल बैक होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके की जो एसिड प्रॉपर्टीज़ हैं, या जहाँ पे इंसर्ट बहुत ही फ्रीक्वेंट होते हैं, जहाँ पे अपडेट्स बहुत फ्रीक्वेंट होते हैं, डिलीट बहुत फ्रीक्वेंट्स होते हैं, और स्केल उतना बड़ा नहीं है ट्रांजैक्शनल डेटा बेसिस का कि अगर आज कुछ होता जा रहा है जो स्टोर हो गया उसके बाद आप उसको प्रीवियस हिस्ट्री में कहीं भी रख सकते हो, यू कैन यूज़ इट। बट अगर सिस्टम पे आपके पास एक वेब एप्लीकेशन है, वहाँ से अगर कोई कस्टमर लॉगिन है, कुछ परचेज, कुछ भी ट्रांजैक्शन कर रहा है, तो वो तो रियल टाइम में कैप्चर होगा, ठीक है। सो उसके लिए हमारे पास इस तरीके की RDS काइंड ऑफ सर्विसेज हैं। बट वी टॉक अबाउट सच वेरी लाइक ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, तो वहाँ पे हमारे पास AWS रेडशिफ्ट है, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्केलेबल है एंड बेस्ट डेटाबेस सर्विस है, जहाँ पे हम बात करें कि हमें बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को प्रोसेस करना है और बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा पे एनालिटिकल क्वेरीज रन करनी है। सो इसको एक तरीके से देखा जाए तो हम प्योर डेटाबेस सर्विस नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे डेटा वेयर हाउसिंग सर्विस, क्योंकि डेटा वेयर हाउस एक होता ही यहाँ पे कि हम डिफरेंट सोर्सेज से जो डेटा आ रहा है उसको हम यहाँ पे कलेक्ट करते हैं एंड वी यूज़ इट फॉर द एनालिटिकल पर्पस। सो मोस्टली दिस विल बी यूज्ड इन दी बिग डेटा सॉल्यूशंस, राइट, जहाँ पे कि आपको एनालिटिकल क्वेरीज परफॉर्म करनी है ऑन द हिस्टोरिकल डेटा और द बैच डेटा, देन वी विल यूज द AWS Redshift. Now the third kind of like database service which is provided by the AWS, that is DynamoDB. DynamoDB is kind of NoSQL database service. तो हमारे पास दो तरीके के टाइप होते हैं, एक तो ट्रांजैक्शनल डेटाबेसेस हो गए, रिलेशनल डेटाबेसेस हो गए, एंड दूसरे टाइप के जो होते हैं वो NoSQL डेटाबेसेस होते हैं। सो NoSQL डेटाबेसेस जो हैं दैट इज़ हेल्पफुल कि हमारे पास जब ऐसी सिचुएशंस हैं, डेटा है वो NoSQL डेटाबेसेस में एक तरीके से स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं आता है, ठीक है। हमने ट्रांजैक्शनल डेटाबेसेस की बात करी, वहाँ पे हमें पता है कि केवल हम रो कॉलमनर टाइप का ही डेटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, और उसको वहाँ पे बहुत सारी ट्रांजैक्शनल प्रॉपर्टीज़ मेंटेन होती हैं। बट हम जब बात करते हैं NoSQL डेटाबेसेस की, तो NoSQL डेटाबेसेस इन पर्पस के लिए मोस्टली यूज़ होते हैं क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। आपके पास पहली बात तो इतने लार्ज वॉल्यूम का डेटा होता है, तो वो आप एक सिंगल मशीन पे तो स्टोर कर नहीं सकते, आपको एक डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट चाहिए जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड वे में आपका डेटा सेव हो सके, ठीक है, एंड रेप्लिकेटेड भी होता है, क्योंकि
जो इंटायर डेटा आ रहा है वो बहुत ही छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड होता है एंड डिफरेंट डेटा नोड्स हैं उन पे जाके स्टोर हो जाता है। जो डेटा नोड है वो बेसिकली जो DynamoDB का एग्जांपल अगर हम लें यहाँ पर, तो DynamoDB एक क्लस्टर की तरीके से काम करेगा जिसमें कुछ डेटा नोड्स होंगे, ठीक है, जहाँ पे कि एक्चुअल हमारा डेटा जाके स्टोर हो रहा है। तो वो रेप्लिकेटेड भी होता है, दैट्स वाई कि जो NoSQL डेटाबेसेस होते हैं वो फॉल्ट टॉलरेंट भी होते हैं, आपके पास डेटा लॉस नहीं होगा। अगर कोई एक कमोडिटी हार्डवेयर, कोई एक डेटा नोड पूरी तरीके से बेकार हो गया, कुछ भी हम उस पर परफॉर्म नहीं कर सकते, तो जो ब्लॉक्स बने हुए थे उनके डिफरेंट डिफरेंट रेप्लिकास अवेलेबल होते हैं अदर डेटा नोड्स पे, तो आप कभी भी अपना डेटा लूज नहीं करते हैं। एंड हमारे पास जब इस तरीके के यूज केसेस होते हैं जहाँ पे कि स्ट्रक्चरल डेटा नहीं आ रहा है, अदर टाइप ऑफ डेटा सेट्स हमारे पास आ रहे हैं, फॉर एन एग्जांपल की प्रॉपर जेसन ऑब्जेक्ट ही है जिसको कि मुझे स्टोर करना है, कोई की वैल्यू काइंड ऑफ है, या कोई ग्राफ बेस्ड हमें डेटा स्टोर करना है अपने डेटाबेस में, तो इस तरीके के यूज केसेस के लिए वी विल यूज दी DynamoDB, ठीक है। तो ये हमें हेल्प तब करेगा जब हमारे पास इस तरीके के यूज केसेस हो, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल, आपने एक सिस्टम बनाया हुआ है, ठीक है, आप एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म हो, आपके पास लेट्स से 100 मिलियन यूजर्स का डेटा है, ठीक है। सो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम आपका जो जो यूजर्स का डेटा है, ठीक है, वो जरूरी है कि फिक्स हो सके, ठीक है। दैट्स वाई जो ये NoSQL टाइप ऑफ डेटाबेसेस होते हैं ये हमें हेल्प उन्हीं तरीके के डेटा के लिए करते हैं जहाँ पे स्ट्रक्चर फिक्स नहीं होता है, स्कीमा फ्लेक्सिबल होता है, कभी भी कोई एट्रीब्यूट ऐड हो सकता है बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन, कभी भी कोई एट्रीब्यूट डिलीट भी हो सकता है बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन नीड, ठीक है। सो जब इस तरीके की हमारे पास यूज केसेस होते हैं तो हम पूरे पूरे ऑब्जेक्ट को ही, और इस ऑब्जेक्ट को हम बोलें तो एज अ डॉक्यूमेंट फॉर्म में ही डेटाबेस में स्टोर कर लेते हैं एंड एक स्पेसिफिक की पे मैप कर देते हैं। तो इसको अगर मैं बोलूँ तो की वैल्यू काइंड ऑफ डेटाबेस या की वैल्यू पेयर काइंड ऑफ डेटाबेस बोलते हैं, डॉक्यूमेंट बेस्ड डेटाबेस बोलते हैं। तो यहाँ पे होता क्या कि आपके पास कीज़ हैं, जैसे अगर मैं बात कर लूँ, हम कस्टमर्स की बात कर रहे थे, कस्टमर डेटा के लिए, सो कस्टमर रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है आप उसको एक जेसन ऑब्जेक्ट में पैक कर सकते हैं एंड इट विल बी स्टोर्ड, एंड आप कस्टमर आईडी को जो है वो की तरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट से आपने कोई एक एप्लीकेशन लिखी हुई है, सो आप कभी भी बहुत ही क्विक रिस्पॉन्स आपके पास आएगा, ठीक है। मिलियंस ऑफ जो रिक्वेस्ट है वो DynamoDB हैंडल कर सकता है इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, ठीक है, कि इतनी रिक्वेस्ट इस पे आ सकती हैं और क्विक लुकअप होके आपको वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट रिटर्न होके मिल जाएगा जो भी आप कस्टमर का डेटा एक्सेस करना चाह रहे हो। सो इस तरीके के यूज केसेस के लिए वी हैव द DynamoDB एंड इट्स अ NoSQL डेटाबेस। AWS सर्वरलेस सर्विसेज, तो सर्वरलेस सर्विसेज एक्चुअली होती क्या है, तो सर्वरलेस सर्विसेज में ऐसा सुनने से ही हमें लग रहा है ना कि यार इसमें कुछ सर्वर जैसा नहीं होगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल वर्ड्स में अगर हम बोलें तो अगर आपको कुछ भी, इवन आपको अपना प्रोग्राम तक एग्जीक्यूट करना है, लेट्स से यू हैव रिटन अ पाइथन प्रोग्राम, आपको अगर वो एग्जीक्यूट करना है तो आपके पास मशीन होगी, आपने उस पर पाइथन इंस्टॉल कर रखा होगा एंड देन यू विल बी एबल टू एग्जीक्यूट इट, ओके। एंड सर्वरलेस होने का मतलब है यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ कंप्यूट थिंग इन द बैकग्राउंड, ठीक है। आपके पास वो सर्विस है, आपको वहाँ पे ऐसा नहीं कि यार मुझे फटाफट पहले पाइथन इंस्टॉल करनी है एंड फिर उसके बाद जो मैं कोड लिखूंगा वो एग्जीक्यूट होगा, नहीं। आपके पास ये एक एज अ सर्विस है, आपका जो भी बस कोड है आप उसको जाके केवल वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, कोड को वहाँ पे लिख सकते हैं, उसके बाद एक इवेंट बेस्ड हम उसको ट्रिगर भी उस पर सेट कर सकते हैं, ठीक है। सो लैम्डा परमिट्स यू टू रन कोड विदाउट ओनिंग और मैनेजिंग सर्वर्स, कि आपको यहाँ पे कोई सर्वर स्पिन अप करने की जरूरत नहीं, यू जस्ट लाइक राइट योर कोड एंड डिप्लॉय एंड इट विल गेट एग्जीक्यूटेड, जैसे भी आप उसको एग्जीक्यूट करना चाहें। चाहे तो आप उसको इवेंट बेस्ड बना सकते हैं एंड चाहे तो आप उसको मैनुअल ट्रिगर है वो भी आप कर सकते हैं। यूजर्स ओनली पे फॉर द कंप्यूट टाइम कंज्यूम, एंड जो ब्यूटी है उसकी वो ये है कि आपका लेट से कोई कोड है, कोई पीस ऑफ कोड है जो रेपिटेटिवली यूज होना है एंड आपने उसके लिए लैम्डा फंक्शन को यूज कर रखा है, लैम्डा में अपनी चीज़ों को कोड कर रखा है, तो जितनी देर के लिए बस आपका कोड एग्जीक्यूशन होगा आपको उतनी देर के लिए ही बिल पे करना है, ठीक है, उतनी देर की ही केवल आपके चार्जेस होंगे। मगर यही अगर हम बात कर लें अदर सर्वर्स की, जहाँ पे आपको सर्वर्स लेने, तो वहाँ पे तो सर्वर रन टाइम का आपको पेमेंट करनी है, ना कि आपको जितनी देर के लिए एग्जीक्यूट हुआ उतनी। सो दैट इज दी लाइक सर्वरलेस पार्ट एंड दी AWS लैम्डा सर्विस विच इज़ रियली रियली पॉपुलर, जहाँ पे कि आप क्या कर सकते हो, इसको बहुत ही डिफरेंट
इवेंट बेस्ड ट्रिगर बना सकते हो कि हाँ कुछ एक्टिविटी हो और मेरा ये कोड पीस रन कर जाए। तो इस तरीके का आप डिप्लॉय कर सकते हो सोल्यूशन यूजिंग दी AWS लैम्डा। AWS API गेटवे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्विस है जब आप एक अच्छी वेब एप्लीकेशन काइंड ऑफ, या आप एक कोई वेब सोल्यूशन बना रहे हो, ठीक है। तो जब हम वेब सोल्यूशंस बनाते हैं डेफिनेटली हमारे पास एक यूआरएल होता है जिसको हम हिट करते हैं, हम कोई ऑब्जेक्ट जो है उसको एक्सेस कर पाते हैं, या कुछ भी वैल्यूज़ हैं उनको हम बैकएंड में राइट कर पाते हैं, तो उनको हम बोलते हैं एपीआईज, राइट। सो जो AWS API gateway, that is a fully managed service that makes it easy for developers to create, publish, maintain, monitor and secure APIs at any scale. So basically जो application programming interfaces हैं उनको बनाने के लिए हेल्प करता है API गेटवे, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, आप अपने URL एंड पॉइंट्स क्रिएट कर सकते हो यूजिंग दैट वन, एंड पर्टिकुलर URL पे जैसे आप बैक एंड रेस्ट APIs लिखते हैं, तो हम जब APIs क्रिएट करते हैं तो हर एक स्पेसिफिक URL का मतलब है वो किसी स्पेसिफिक पीस ऑफ कोड को हिट करेगा, जो कि या तो क्या कर सकता है, कोई डेटा पुल करके ला रहा होगा डेटाबेस से, या कुछ एक एंट्री क्रिएट कर रहा होगा डेटाबेस में। तो ये एक तरीके का रेस्टफुल APIs जब आप बनाते हो तो वहाँ पे API क्रिएशन के टाइम पे हम ये फंडामेंटल यूज़ करते हैं। सो उसके लिए ऑब्वियसली यू विल बी यूजिंग सम फ्रेमवर्क्स जहाँ पे कि आप उन चीज़ों को कोड करोगे, आप अपनी API डिज़ाइन करोगे एंड देन यू विल डिप्लॉय इट ऑन अ वेब सर्वर। बट उन सब सारी चीज़ों से आप दूर हट सकते हो। वी कैन यूज़ द API गेटवे हेयर। हम अपने एंड पॉइंट्स यहाँ पे क्रिएट करेंगे एंड दोज एंड पॉइंट्स विल बी मैप्ड टू एनी लैम्डा फंक्शन, जो कि आपके लिए कुछ ना कुछ स्पेसिफिक पीस ऑफ फंक्शन को परफॉर्म कर रहे होंगे, वो कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वी कैन लेवरेज दिस सर्विस एंड वी कैन क्रिएट आवर वेब सोल्यूशन एंड वी कैन क्रिएट दोज वेब APIs. Now storage service, that is also very important. So the very common and very useful storage service the AWS has, that is S3, like simple storage service. तो ये सर्विस, इसको आप इस तरीके से समझ लो कि आप बस डेटा स्टोर कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास जिस भी तरीके का डेटा है आपको एक सेपरेट प्लेस दे दी गई है, आपके पास एक गोडाउन टाइप का है, ठीक है, जहाँ पे कि आप बस चीज़ों को रखते जा रहे हो, स्टोर करते जा रहे हो, एंड आपका जो वो डेटा है वो सिक्योर्ड भी रहता है। सर्वर साइड इंक्रिप्शन भी आप उस पर लगा सकते हो। इवन यू कैन यूज़ योर कीज़ इन ऑर्डर टू सिक्योर योर डेटा। जो भी डेटा आपने क्लाउड पे स्टोर कर रखा है यू कैन एक्सेस इट एनी टाइम। आप इवन उस डेटा को, ऐसा नहीं है कि आपको मैनुअली केवल UI पे लॉगिन करके वहाँ से ही आप अपलोड डाउनलोड कर सकते हो। यू कैन यूज़ लाइक हर एक सर्विस के लिए AWS ने ओपन APIs दे रखी हैं, बिकॉज आपके पास दो चीज़ें हैं इन तरीके की सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए, कि आप AWS के वेब कंसोल पे जाओ, वहाँ पे आप चीज़ों को, आप जो सर्विसेज हैं उनको एक्सेस कर लो। इधर यू विल बी यूजिंग दी ओपन APIs, राइट, कि अगर मुझे लेट्स से ट्विटर से कोई डेटा लेके आना है, ठीक है, तो ऑब्वियसली ट्विटर की ओपन APIs हैं। APIs आर लाइक जस्ट देयर पैकेजेस और मेथड्स और फंक्शंस, जो कि लाइक यू कैन यूज इन ऑर्डर टू access the Twitter data or like make connection there and pull the data from there. So same kind of thing is with the AWS. like अगर आपके पास कोई एक सॉल्यूशन, आपने कंप्लीट सॉल्यूशन बनाया है, तो वहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि हम जाएंगे वेब कंसोल पे और वहाँ से चीज़ों को एक्सेस करेंगे, सर्विसेज को। वी विल यूज दोज APIs, like for every single service they have created the APIs. You can access those services from the code itself and manage things by your own. And for the S3 side, definitely it's a in terms of the storage, in terms of scalability, like आप कितने भी अमाउंट टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट ऑफ डेटा इसमें स्टोर कर सकते हो। इट विल बी स्केलेबल एंड इट विल बी सिक्योर्ड। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ द लाइक AWS S3 स्टोरेज सर्विस। AWS एक्सेस नेटवर्क एंड सिक्योरिटी सर्विस। तो अब अगर हम कोई सॉल्यूशन बिल्ड कर रहे हैं, हम कोई सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो हम कैसे एक्सेस इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। अब मैंने कोई एक सोल्यूशन बनाया एंड मैं चाहता हूँ कि इसको केवल वैसे ही लोग यूज़ कर पाएँ जिनको ऑथराइज्ड हों, जो लोग ऑथराइज्ड हों इस चीज़ को यूज़ करने के लिए, केवल वो ही उसको यूज़ कर पाएँ। तो ऑब्वियसली AWS ने कुछ ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करी होंगी जो कि मेरे पीस ऑफ वर्क को सिक्योर कर सकती हैं विद इन दैट AWS पार्ट एज वेल, ठीक है। तो अब हम उन सर्विसेज के बारे में देखते हैं। तो जो पहली सर्विस है लाइक AWS VPC।
Amazon VPC enables you to set up a reasonable isolated section of the AWS cloud where you can deploy AWS resources at scale in a virtual environment. So that was I was talking about कि you are working on a solution. Let's say आपने कुछ एक solution build करा जिसमें आपने different services use करी AWS के, let's say S3, Lambda and let's say Redshift, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें आपने यूज़ करी एंड यू जस्ट वांट टू मेक इट सिक्योर, ठीक है। तो हमें इंटरनेट पे पता है कि आईपी का फंडा होता है, ठीक है। आपके पास अगर आपको उस आईपी ऐप पे एक्सेस नहीं है देन यू वोंट बी एबल टू मेक कनेक्शन, यू वोंट बी एबल टू एक्सेस दैट पर्टिकुलर वेब पेज। सो definitely that kind of virtual environment or virtual network you can create within the AWS environment कि इस सेक्शन में चीज़ों को कोई तभी एक्सेस कर सकता है जब कि अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर इस सर्विस को एक्सेस करने के लिए कोई रिक्वेस्ट आ रही है, अगर मैंने वाइट लिस्ट नहीं कर रखी है वो आईपी एड्रेसेस या वो अकाउंट, सो ऑब्वियसली मेरे पास जितना भी कंट्रोल है उन रिसोर्सेज का जो मुझे असाइन हुई हैं उनको कोई और एक्सेस नहीं कर सकता। सो यूजिंग दैट वीपीसी सर्विस इट इज़ लाइक जस्ट कि आप एक क्लोज्ड रूम में हो एंड और भी लोग वहाँ पे हैं, एक बहुत ही कह लो बड़ा घर बना हुआ है जिसमें कि यू हैव अ सेपरेट सेक्शन एंड आप नहीं चाहते कि कोई और उन चीज़ों को एक्सेस करो, और केवल वो ही एक्सेस कर सकता है जिसके के पास ऑथराइजेशन हो, जिसको आपने अलाउ कर रखा हो। सो वीपीसी आपको उसी तरीके का एक आइसोलेटेड प्लेस बनाने के लिए हेल्प करता है विद इन दी AWS साइड। नेक्स्ट दी AWS IAM, सो AWS आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। तो ये जो सर्विस है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हमने अभी तक इतना देख लिया कि AWS में काफ़ी सारी सर्विसेज हैं, ठीक है। अब किसी स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई एक सर्विस किसी दूसरी सर्विस से भी इंटरेक्ट कर सकती है, राइट। लेट्स से यू हैव रिटन अ सिंपल एप्लीकेशन वेयर यू आर ड्रॉपिंग अ फाइल इन S3, राइट। आप कोई एक फाइल है उसको S3 में ड्रॉप कर रहे हो एंड एज सुन एज दैट फाइल इज क्रिएटेड, बिकॉज फॉर लैम्डा वी कैन मेक द इवेंट्स कि कोई अगर इवेंट होता है सो दैट दिस स्पेसिफिक लैम्डा इज गेटिंग ट्रिगर्ड। सो बेस्ड ऑन दैट S3 create event I have triggered specific lambda and then I am just dumping that specific file or dumping that data into the database. So ये एक सिंपल सोल्यूशन मैंने बनाया, तो इसमें डिफरेंट सर्विसेज यूज़ हो रही हैं, हमारी S3 भी यूज़ हो रही है, हमारा लैम्डा भी यूज़ हो रहा है एंड हमारा डेटाबेस सर्विस भी यूज़ हो रही है। सो these services can interact with each other, so they should have the access, right, they should have the policy attached with it। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक रोल बनाते हैं, ठीक है। एक रोल हो गया कि स्पेसिफिक सेट ऑफ ऑथराइजेशन, स्पेसिफिक सेट ऑफ पॉलिसीज जो एक पर्सन को और जो एक रोल को हम देते हैं एंड इफ दैट रोल इज बीइंग यूज्ड बाय डिफरेंट सर्विसेज, सो उस पॉलिसी में जो कुछ भी डिफाइंड है वो सारी सर्विसेज दैट स्पेसिफिक सर्विस कैन यूज। कि अगर मैंने एक रोल बनाया है जिसमें कि मैंने दे रखा है कि S3 रिसोर्सेज को आप फेच कर सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो, आप रेडशिफ्ट को एग्जीक्यूट कर सकते हो, आप उसका यूज़ कर सकते हो, एंड ये सारी पॉलिसीज़ मैंने एक रोल चीज़ में डिफाइन कर दी हैं। एक उसके लिए कह लो कि एक सिंपल सा एक सिक्योरिटी ग्रुप बना दिया है काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि जिस भी सर्विस को वो असाइन करेंगे, क्योंकि लैम्डा को अगर S3 को भी एक्सेस करना है एंड रेडशिफ्ट को भी एक्सेस करना है तो वो रोल लैम्डा के पास में होना चाहिए जो आपने क्रिएट करा है, ठीक है। तो अगर उसके पास वो अथॉरिटीज नहीं है सो इट वोंट बी एबल टू एक्सेस इट। सो दैट्स द यूज ऑफ AWS IAM सर्विस वेयर यू कैन अटैच these policies, you can create the policies according to you and assign it to a specific service so that your things are secured, like it's not like that any specific point of time कोई भी कुछ भी आके यूज़ कर रहा है आपने जो सोल्यूशन बनाया है। नेक्स्ट इज द सीक्रेट मैनेजर। सो इसके नाम से ही एक्चुअली क्लियर है कि ये किस तरीके की सर्विस है। सो AWS सीक्रेट मैनेजर इज बेसिकली काइंड ऑफ सर्विस और काइंड ऑफ लॉकर रूम, ठीक है। कि आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको कि आप कहीं पे स्टोर करना चाहते हो, ठीक है, बहुत ही हिडन वे में।
So for that, Secret Manager is the best service. A good example is that, let's say you have the database credential, you will be having the username, you will be having the password, port, host, everything. You will have that information for your database. And let's say you are writing your application, then you won't be hard coding those credentials in your application, like कि अब मैंने यूज़र नेम भी कोड में ही मेंशन कर दिया, मैंने पासवर्ड था वो भी कोड में ही मेंशन कर दिया. ऑब्वियसली वी डोंट डू इट बिकॉज इट्स अ लाइक सिक्योरिटी फ्लॉ. कोई भी उन क्रेडेंशियल्स को यूज़ करके डेटा ब्रीच कर सकता है. To help us with that kind of situation, Secret Manager service is there, where what you can do, you can just create specific credentials and they will be stored there. And using the APIs, अब हम क्या करेंगे, हम अपने कोड में सीक्रेट मैनेजर की APIs को यूज़ करेंगे एंड वी विल बी एबल टू एक्सेस द क्रेडेंशियल्स जो कि हमने वहाँ स्टोर करें. ठीक है, तो हम एक डीकपलिंग यहाँ पर देख सकते हैं. चीज़ें हार्ड कोडेड नहीं है, काफ़ी ज़्यादा डीकपल्ड हैं कि मैंने यहाँ पर अपना डेटा और अपना जो सीक्रेट क्रेडेंशियल्स हैं वो स्टोर कर रखे हैं और वो मैं APIs के थ्रू एक्सेस कर पा रहा हूँ और अपने कनेक्शंस को, जो भी मैं कनेक्शन बनाना चाहता हूँ, दे आर सिक्योर्ड और कोई भी तरीके का वहाँ पे इंटरप्शन नहीं हो रहा है इन टर्म्स ऑफ द सिक्योरिटी और इन टर्म्स ऑफ दी किसी भी तरीके का डेटा ब्रीच नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो क्रेडेंशियल्स हैं वो हिडन है एंड केवल हम उनको APIs के थ्रू ही एक्सेस कर सकते हैं. नाउ वी विल टॉक अबाउट दी मैसेजिंग सर्विसेज. तो ये टाइप की सर्विसेज आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जब हम बात करते हैं कि नोटिफिकेशंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है, कि ईमेल्स आ रहे हैं, कहीं पे भी आप लेट्स से कोई अकाउंट बनाते हो तो यू कीप ऑन गेटिंग नोटिफिकेशंस. So in order to help with that kind of use cases, Amazon has developed two kind of services which basically kind of messaging services कि आपके पास कोई एक मैसेज टोकन है, कोई एक मैसेज पार्सल है which you want to send it to another AWS सर्विस, एंड कोई मैसेज है जो कि आप एज अ ईमेल भेजना चाहते हो नोटिफिकेशन के टर्म्स में. सो दैट काइंड ऑफ थिंग कैन बी डन यूजिंग दीज सर्विसेज. So first service is SNS, which is basically simple notification service. It is a messaging solution that provides low cost infrastructure for bulk message delivery primarily to mobile users. So that's why this is really helpful जब आपको एक बड़े स्केल पे बहुत सारे नंबर ऑफ यूजर्स को आपको नोटिफिकेशंस भेजने हैं. देयर दिस विल बी अ रियली हेल्पफुल सर्विस. Users can chat directly with customers through system-to-system or app-to-person communication between decoupled microservices app. So using these services, let's say आपके पास जो भी services हैं, तो वहाँ पे I was talking about the APIs and let's say they are doing something in between whatever communication is happening, and let's say किसी एक वेब सर्विस ने कुछ डेटा राइट करा and they just want to send some notification to a user. So जैसे ही वो ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा, there will be one message will be created in the like SNS. सो एंड वो जो SNS पे है, जो भी हमने प्रोटोकॉल सेट कर रखी है, लेट्स से ईमेल ट्रांसमिशन एंड लेट्स से नॉर्मल SMTP ट्रांसमिशन, सो वो जो मैसेज है उसी के अकॉर्डिंग ही डिलीवर हो जाएगा उन जगह पे. एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आर्किटेक्चर है कि SNS और मैसेजिंग काइंड ऑफ सर्विस है, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाती है जब हम एक रियल टाइम डेटा सॉल्यूशंस बनाने की बात करते हैं, जहाँ पे बहुत कॉन्टिन्यूसली डेटा किसी भी सोर्स साइट से आ रहा होता है एंड हमको दूसरी साइट पे कंज्यूम करना है. तो उस टाइम पे होता क्या है ना कि ज़रूरी नहीं है कि सोर्स और जो हमारा डेस्टिनेशन या जो कंज्यूमर है उन दोनों की स्पीड सेम हो. एक जो प्रोड्यूसर है हमारा, ये जो सोर्स है, वो एक डिफरेंट रेट पे डेटा को जनरेट कर सकता है एंड जो कंज्यूमर है वो एक डिफरेंट रेट पे कंज्यूम कर सकता है. सो वो रेट मिसमैच को हैंडल करने के लिए हमारे पास जो डेटा है या जो डेटा पैकेट्स आ रहे थे वो किसी जगह पे स्टोर्ड होने चाहिए, सो दैट हम उनको एक्सेस कर पाएँ अगर हमारी रेट मैच नहीं कर रही है. तो उसके लिए ही ये सर्विसेज है हमारे पास, मैसेजिंग सर्विसेज. वन इज़ SNS एंड सेकेंड इज़ SQS. सो ये फर्स्ट सर्विस थी जो बनाई थी AWS ने, एंड नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ समवन हैज़ यूज द काफका. सो काफका भी एक पबसब काइंड ऑफ मॉडल है जहाँ पे कि आपके पास एक पब्लिशर होगा एंड आपके पास कंज्यूमर होगा. सो पब्लिशर व्हाट इट डज, it just picks data from the source and it keeps on writing on the
like Kafka topics, and those topics are actually partitioned. So डेटा जो है आपका पार्टीशन वे में स्टोर्ड रहता है, रेप्लिकेटेड रहता है एंड फॉल्ट टॉलरेंट होता है काफका क्लस्टर जो हमारा है. सो सेम काइंड ऑफ थिंग वी कैन डन विद दी SQS एज वेल. जो SQS है वो क्लाउड साइड पे एज अ पब मॉडल के तरह हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो भी डेटा हम सोर्स से जो प्रोड्यूसर कोड हम लिखेंगे दैट कैन राइट डेटा इनटू द SQS, and we can write our consumers program which will consume data from the SQS. So it is definitely messaging queue kind of service, just like the Kafka. So here we can see a simple diagram here where we have a producer which is generating some messages, and they will be stored in the SQS in the form of queue, and now like consumer can consume it. So the SQS has actually two techniques, like normal LIFO, last in first out kind of mechanism to store the messages in the queue, and FIFO, first in first out. So based on your use case, you can pick your service by your own. Now the management and governance service, this is again very important. AWS CloudWatch. So AWS CloudWatch is basically a monitoring service, right, which helps the DevOps engineers, developers, SREs and IT managers. Why? बिकॉज हमें डेवॉप्स का रोल पता है, हमें SREs का रोल पता है, IT मैनेजर्स का रोल पता है, क्योंकि दे यूज टू टेक केयर अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर. जो भी सेटअप हमारे पास है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो रखा है, हमको उसे मॉनिटर भी करना है, राइट, कि किसी टाइम पे हमारे मशीन्स पे कितना ज़्यादा लोड है. ठीक है, तो ये अगर हमारे पास इस तरीके की जो भी मॉनिटरिंग है, सो AWS में होता क्या है कि वॉट एवर सर्विसेज वी आर यूजिंग, तो अगर कहीं पर कोई कंप्यूटेशन रिलेटेड थिंग है तो वहाँ पर क्या होता है कि वो कुछ ना कुछ लॉग्स जनरेट होते हैं, एंड दोज लॉग्स विल बी ट्रांसफर टू दी क्लाउड वॉच. सो क्लाउड वॉच सर्विस एक है जो कि हर एक सर्विस के लॉग्स को कैप्चर करती है, और इट बेसिकली मॉनिटर्स दी ऑल दी सर्विसेज विच आर रनिंग ऑन योर AWS अकाउंट. तो आप जो कुछ भी यूज़ कर रहे हो, उन सर्विसेज की मेट्रिक्स जितनी भी होगी दैट विल बी कैप्चर्ड बाय क्लाउड वॉच, एंड आप जितना कंज्यूम कर रहे हो, जितना लोड है, वो सारी तरीके की मेट्रिसेस क्लाउड वॉच के पास होंगी. एंड बेस्ड ऑन दैट इवन दिस क्लाउड वॉच हेल्प्स अलॉट. लाइक आप जो ट्रिगर्स बना सकते हो, आप अपनी जॉब्स को यहाँ पे शेड्यूल कर सकते हो बेस्ड ऑन द cron एक्सप्रेशन, बेस्ड ऑन सम इवेंट्स, and whatever let's say metrics you are getting, you can even set the alarms as well. So for an example, let's say you have a EC2 instance जहाँ पे कि आपकी कोई सर्विस रन हो रही है, एंड एट अ स्पेसिफिक टाइम यू सॉ दैट लाइक 80% CPU और इज गेटिंग यूज्ड, राइट. सो ये बहुत ही क्रिटिकल यूज हो गया, यानी कि कोई बहुत ही हैवी सर्विस रन हो रही है, बहुत हैवी कंप्यूटेशन हो रही है, एंड अगर इसी पे से रन करेगी सो इट कैन क्रैश द सर्वर. So we can set that kind of alarms. That's why this CloudWatch part, it's very very handy and very very important for the DevOps engineers, because they need to maintain everything. They need to keep an eye on the infrastructure that everything is up and running. So ये तभी पॉसिबल है जब आपके पास वो मेट्रिसेस हों आपके इंफ्रास्ट्रक्चर की, एंड आपके पास प्रॉपर अलार्म्स हो, प्रॉपर गवर्नेंस हो, प्रॉपर मॉनिटरिंग हो उन सर्विसेज की. एंड हेयर क्लाउड वॉच विल हेल्प अस विद दैट काइंड ऑफ थिंग. So we can see a simple example here, like again I was talking about the EC2. So ये कुछ logs produce कर रही थी, and what metrics, other metrics it will capture, like कि कितना load है इस EC2 instance पर. and जैसे ही हमने सेट कर रखा है वहाँ पे कि 80% से ऊपर क्रॉस होता है, तो क्या होगा, क्लाउड वॉच से एक अलार्म ट्रिगर होगा, एंड उस अलार्म पे हम बहुत सारी सेटिंग्स कर सकते हैं कि हाँ अगर ये अलार्म सेट हो तो एक मेल जाना चाहिए IT टीम को दैट लाइक दिस पर्टिकुलर इंस्टेंस इज कंज्यूम्ड मोर देन 80%, एंड यूजिंग दैट नोटिफिकेशन आपके पास मेल पे ही नोटिफिकेशन गया. लेट से आप क्या करते हो कि मेल्स उतना फ्रीक्वेंटली चेक नहीं कर सकते हो, सो आप एक ऑटोमेटेड पाइपलाइन टाइप में बना सकते हो कि नोटिफिकेशन है वो मेल पे भी जाए, आपके स्लैक चैनल पे भी जाए. आप स्लैक यूज़ कर रहे हो जो कंपनी अकाउंट है, तो आपको स्लैक पे एक पिंग आ जाएगा, सो दैट समहाउ you are quickly able to take some actions. That is the main motive. AWS Analytics Services.
So in the beginning, I was talking about this part that for every single thing, AWS has provided the cloud services. And again, for the data analytics, they have provided some really amazing services, right? Because in the big data domain, you have couple of things, right? High volume of data, and for that we have talked about the storage service like the S3. And you should have a data warehousing kind of solutions where you can store your historical data and run analytical queries. So for that we have the database service like, or data warehouse service like AWS Redshift, and NoSQL database like the DynamoDB. But if we talk about the dashboarding side, and if we talk about the distributed computation side, वी शुड हैव सम सर्विसेज, राइट? क्योंकि अगर हमें टेराबाइट ऑफ डेटा और पेटाबाइट ऑफ डेटा को प्रोसेस करना है तो वो एक डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट में ही प्रोसेस होता है. वो ऐसा नहीं है कि आपके पास एक मशीन है एंड प्रोसेस हो गई. आपके पास एक n नंबर ऑफ स्पेसिफिक नोड्स ऑफ क्लस्टर होगा, जिसको कि हम एक क्लस्टर और डिस्ट्रीब्यूटेड क्लस्टर बोलते हैं. सो वो उस क्लस्टर का काम ही है कि आपको एक इन्वायरमेंट वो प्रोवाइड करेगा जहाँ पे कि यू कैन just do the parallel computing, and for that AWS has provided the services. So the first and important like data analytics related service is AWS EMR, that is Elastic MapReduce. So if you are someone who know about the parallel computing, distributed computation like Hadoop, Spark, so AWS EMR इसी तरीके की ही एक distributed computation service है जो कि AWS ने बनाई है. Where you can install the like Apache Spark kind of frameworks, Hive, Hadoop, HBase, and इस तरीके के जो tools हैं वो आप EMR पे use कर सकते हो, run कर सकते हो for your use and for the distributed computation actually. EMR makes it easy to set up, operate and scale your big data environments by automating time consuming tasks like provisioning capacity and tuning clusters. सो इस तरीके की चीज़ें जो है कि आपको क्लस्टर को अपने ट्यून करना है, कैसे उसको स्केल करना है, ये सारी तरीके की चीज़ें आपकी जो मिडिल लेयर है वो हट जाती है यहाँ से, एंड एक तरीके की डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटेशन सर्विस आपको यहाँ पर मिलेगी यूजिंग द EMR, जहाँ पे आप इस तरीके की फ्रेमवर्क्स को सेटअप कर सकते हैं. विद EMR यू कैन रन पेटाबाइट स्केल एनालिसिस एट लेस देन हाफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ ट्रेडिशनल ऑन प्रीमाइसेस सॉल्यूशंस. क्योंकि जब आपके पास ऑन प्रीमाइसेस सॉल्यूशन होगा वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें स्क्रैच से सेटअप करनी है. आपके पास जितने भी सर्वर्स हैं, आपको प्रॉपर जो भी आप टूल यूज़ करने जा रहे हो, लेट्स से ओपन सोर्स के लिए आपको सब कुछ मेंटेन करना है. कुछ इन बिटवीन आपका कोई नोड फेलियर होता है, यू नीड टू रिकवर इट सम हाउ, क्योंकि ऑन प्रीमाइसेस है, आपके लिए डिफ़िकल्ट होने वाला उस चीज़ को मेंटेन करना. बट विद दी EMR side or with the AWS side, this is not gonna happen. Things are really scalable and काफ़ी ज़्यादा fast है in terms of the distributed computation. Next is AWS Glue. तो हमने AWS EMR की बात करी, and जो AWS Glue है that is also a distributed computation service, but it is more easy to use, more flexible and with some advanced options as well like AWS Glue. So इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि वी कैन इवन मेंटेन दी कैटलॉग्स, राइट? आपको वहाँ पे हर बार टेबल्स का स्कीमा डिफाइन नहीं करना है, एंड यू कैन यूज़ दैट कैटलॉग. जो भी आपका सोर्स सिस्टम है आपने कैटलॉग बना रखा है, एंड वॉट एवर कोड, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटेशन कोड यू आर यूजिंग, यू कैन जस्ट यूज़ द कैटलॉग इन ऑर्डर टू एक्सेस दैट पर्टिकुलर टेबल. आपको टेबल्स के लिए बार बार कनेक्शन डिफाइन नहीं करना है कि यहाँ से टेबल रीड होनी है और समथिंग लाइक दैट. एंड यू कैन इवन क्रिएट द ट्रिगर्स हेयर. जो EMR है दैट विल बी अ काइंड ऑफ सर्वर काइंड ऑफ आर्किटेक्चर, जहाँ पे कि आपके पास एक प्रॉपर सर्वर होगा. आपको कंसोल पे लॉग इन करना पड़ेगा, कोड वहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा. जैसे लिनक्स पे हम बैश स्क्रिप्टिंग करते हैं, ठीक है, एंड वहाँ पे यूजिंग दोज काइंड ऑफ एडिटर्स यू विल बी राइटिंग योर कोड, यू विल जस्ट डिप्लॉय देयर एंड यू विल रन. सो इट इज़ काइंड ऑफ लिनक्स बेस्ड इन्वायरमेंट, और एक लिनक्स बेस्ड आपका क्लस्टर होगा जहाँ पे कि आपको मशीन लेवल कोडिंग जाके वहाँ पर आपको करनी है. बट विद दी AWS Glue इट विल बी मोर ओवर लाइक UI थिंग, जहाँ पे आप UI पे जा रहे हो, वहाँ पे ही आप एडिटर पे कोड कर रहे हो. AWS का जो कंसोल है, एंड आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दी कैटलॉग पार्ट. यू कैन इवन क्रिएट ट्रिगर्स की इस स्पेसिफिक टाइम पे मेरी ग्लू जॉब ट्रिगर हो जाए. यू विल हैव द फ्लेक्सिबिलिटी टू मेंटेन द कंकरेंट जॉब्स.
the timeout part, the delay part, notification part, everything will be handled on this part. And using the new feature of the AWS Glue, which is AWS Glue Studio, so there you can just see the dependency part, you can create the workflow, and it becomes more and more easy to do less coding, and it becomes more easy for you to create your distributed applications with just simple clicks, right, using the AWS Studio. So that was the advantage with AWS Glue. And now I think you can even compare between the AWS Glue part and EMR, and not that much. Definitely when you will explore, you will use it, you will get the actual difference between these two. The next and the last one is the AWS QuickSight. So AWS QuickSight, this is basically our dashboarding tool. When we talk about the data analytics, definitely if you have a meaningful information, you will be representing it on a specific dashboard, right? Creating pie charts, bar charts, line chart. So same thing kind of service AWS has provided, which is named as QuickSight. So if you know about the dashboarding tools, we have the Tableau, we have the Power BI, Grafana, Kibana, where we can create those kind of fancy dashboards. So that's how using the QuickSight, you can create those chart as well, like the bar chart, pie charts, and whatever kind of information you want to provide on the screen in the form of the charts. So it is basically kind of business intelligence tool. It is very easy to use. QuickSight dashboards can be accessed from any device. If you have the access on your AWS account, you will have a proper URL for it and you can access it. QuickSight is serverless and can automatically scale to tens of thousands of users without any infrastructure to manage or capacity for or plan kind of thing. Because when we talk about the third-party tools or third-party dashboarding tools like Power BI, Tableau, you have to pay a heavy license fee for that, and then like things will be maintainable for you. But using the QuickSight part, you don't need to maintain the infrastructure side, license fee, and whatever it is. You will be only paying the fees for the QuickSight once you as a user is accessing the QuickSight dashboard. If it is idle and if it is idle and if it is not getting used by the user, then you like won't be charged anything for that. तो ये एक ब्यूटी है QuickSight की, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज नहीं करना है. जो काम हम अदर ओपन सोर्स और थर्ड पार्टी डैशबोर्डिंग टूल्स के साथ कर सकते हैं, वो हम इसके साथ भी कर सकते हैं. कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा कम है. बहुत सारे कंकरेंट कनेक्शंस को हम हैंडल कर सकते हैं एक ही टाइम पे. बहुत ज़्यादा कनेक्शंस और बहुत सारे यूजर्स को हम यहाँ पे हैंडल कर सकते हैं. सो इट्स जस्ट काइंड ऑफ डैशबोर्डिंग टूल प्रोवाइडेड बाय द AWS. So these are the important AWS services. I hope now you are able to understand, at least you have the overview or the important idea about the AWS, what it is and what are the important services available in the AWS side. In the beginning, I talked about the cloud part as well little bit, but in the coming videos, I will actually bring a detailed video about the cloud computing. But in today's topic, the main agenda was to talk more about the AWS and its important services. So I hope this conversation and this kind of detailed information about AWS will help you with your development task using the cloud services. So that was all about in this video, guys. I hope you would have enjoyed it, and whatever I have talked about the AWS part, hope you would have found it very, very informative. If yes, then make sure to give a like and share this video with your fellow friends. And if you're new to the channel, then make sure to subscribe and press the notification icon. We will keep bringing such kind of exclusive content for you guys. And after watching this video, if you have any query, if you have any question and any doubt, and if you have any thoughts, then feel free to put it in the comment section. We will answer all your queries, all your questions. So that was all about in this video. I will see you guys in the next video.